नाजरीन आदाब, आज बहुत अहम मौजू लेकर आपके रूबरू हैं, आपके सामने हैं। और वो मौजू ये है कि मौजूदा अहद में, मौजूदा इक़्तिदार में जिस अंदाज की हिकमत अमली हुकूमत ने अपनाई है, उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो इस इक़्तिदार में सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, मजहबी ऑर्गेनाइजेशन हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, या वो इंस्टीट्यूट्स हमारे जो कि समाजी बहबूद के, समाज सेवा के कार्य करते रहे हैं, मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ प्लेटफार्मों से, उनके लिए खासी दुश्वारियाँ बढ़ गई हैं और अब उनके लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। जाहिर है कि मौजू बहुत अहम है और कहीं ना कहीं हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं कि उन लोगों को भी सही से काम करने नहीं दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं समाज वेलफेयर में काम करते रहे हैं, काम करना चाहते हैं। सियासी मुखालफत तो अपनी जगह है, लेकिन समाज सेवकों के लिए भी अब जो मैदान है वो बहुत हमवार नहीं है, साजगार नहीं है, और उनके लिए भी काम करना अब किसी कदर मुश्किल हुआ है। हमारे साथ जनाब एहसन त्रिवेदी जी मौजूद हैं, सीनियर लीडर हैं, मुख्तलिफ प्लेटफार्मों पर काम करते रहे हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान हमारे शोएब एडवोकेट साहब भी हैं जो कि कई संघों से, संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और अभी कुछ ही देर में हमारे एक और मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट जनाब आमिर साहब साहब के भी शरीक होने के इम्कानात हैं। जब वो आ जाएंगे तो उनसे भी हम सवालात करेंगे। फिलवक्त गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। त्रिवेदी जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो मौजूदा अहद है, मौजूदा इक़्तिदार है, इसमें क्या वाकई जो ये सामाजिक संगठन है वो ये कह रहे हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, या हमारे वसाइल कम कर दिए गए हैं, या हमारे लिए ज़मीनें तंग कर दी गई हैं? आप क्या महसूस करते देखिए, सरकार का रुख लगातार तानाशाही रवैया की तरफ जा रहा है। वो सिर्फ इनकी भावना रखते हैं कि जो कुछ कहो उनकी तारीफ में कहो, जो कुछ करो उनकी तारीफ में करो। वो कुछ भी अलग देखना पसंद नहीं करना चाहते हैं, और ख़ास तौर से अगर कहीं पर उन पर कोई उंगली उठाई जाए, उनके काम पर कोई उंगली उठाई जाए, तो उसको वो बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं। अभी आप देखिए, ताज़ा उदाहरण देखिए, हर चीज़ जो किसी भी टाइप का भ्रष्टाचार जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, उसी तरह से ये जो सरकारी रवैया है, मान लीजिए अधिकारी का रवैया हो या किसी मंत्री का रवैया हो, ये भी सेंट्रल का प्राइम मिनिस्टर का रवैया देख करके काम करते हैं। अभी केंद्र में आप देखिए, अडानी का इतना बड़ा मुद्दा संसद में चला, कई दिन संसद नहीं चलने दी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने लगभग 85 मिनट के भाषण में कहीं भी अडानी का नाम का आ नहीं अब उनके मुंह से निकला। तो कहने का मकसद ये है कि वही हाल यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार का है। सरकार का रवैया हर कीमत पे ये शो करना चाहता है कि जो कुछ करो हमारे अनुसार करो, जो कुछ कहो हमारे अनुसार कहो, अपने आप की मर्जी नहीं चलेगी। लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा नमूना ये पेश कर रहे हैं कि जो बोलने का अधिकार होता है, जो भारत में विश्व में सबसे अच्छा और सबसे अच्छा माहौल कहा जाएगा बोलने के बारे में, वो खत्म कर रही है ये सरकार। ये आजादी पर हमला है, बोलने की आजादी जैसे बात पे हमला करना सरकार के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन सरकार कर रही है और अपने रवैये का बराबर इस्तेमाल कर रही है। शोएब साहब, बड़ी अहम बात की है। देखिए, जो मतलब जाहिर है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो बात करने का हक है वो भी अब लोगों को नहीं दिया जा रहा है। बकौल त्रिवेदी जी के, आप जाहिर है कई संस्थाओं से जुड़े हैं, वकील भी हैं और मुख्तलिफ हवालों से आप काम भी करते रहे हैं। आप क्या महसूस करते हैं कि जो कुछ भी त्रिवेदी जी फरमा रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है या मंजरनामा इसके कुछ मुख्तलिफ है? क्योंकि सरकार पर तो इल्ज़ामात लग ही रहे हैं, लगाए जाते रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए सर, ऐसा है, मौजू बहुत अच्छा है, लेकिन इन्होंने जो है बात कही है, इसमें कुछ बातें तो वाकई ये हकीकत है, बिल्कुल सही है। जिस तरह छोटी तंजीमें या उनको काम करने में दुश्वारियां हो रही हैं, लेकिन ऊपर बड़े बड़े अफसरान ये बात कहते हैं कि यहाँ से कोई नहीं रोका जा रहा, उसके कुछ मानक बनाए गए हैं, जो मानक को पूरे नहीं करते हैं उस पर तो पाबंदी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो आज़ादियाँ छीनी जा रही हैं, यह ना होना चाहिए। मेरी मुख्यमंत्री जी से भी ये गुजारिश है, प्रधानमंत्री से भी गुजारिश है कि जो ये सिस्टम में जो सिस्टम जोड़ा जा रहा है, इसको मंजरेआम पे लाएं और कम से कम बारीकी चीज देखें। और यहाँ पर मैं एक बात बताता ही चलूंगा, देखिए जो तंजीमें छोटी छोटी काम कर रही हैं,
तो छोटी तंजीमों को जब तक कि उनमें इत्तेहाद नहीं आएगा, वो बड़ी तंजीमों से नहीं मिलेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और मसला यहाँ पर एक तारिक साहब बहुत अहम भी आता है कि एक जर परस्त ने ये सदा दी कि आइए ईमान की सजा है हमारी दुकान में। तो जब इलेक्शन जब करीब आता है तो आप देखिए कि हर तरह के लोग अपनी सियासी रोटी सेकने लगते हैं, जिससे कि जो बैकवर्ड या जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको वो हक नहीं मिल पाता है, और अपोजिशन पार्टी को ये मौका मिल जाता है कि वो उस तरह के काम ना करें, ना कि अपने लिए करें। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि हमको इत्तेहाद में आना होगा, अपनी बात कहनी होगी और अपना एक लीडर लेकिन चुनना शुएब होगा। साहब बहुत हमें अच्छी बात कही आपने शुएब साहब। लेकिन शुएब साहब आप भी तो कई संस्थाओं से जुड़े हैं और मैंने देखा कि जी आप जिन लोगों पर तनकीद करते हैं उन्हीं के साथ खड़े भी नजर आते हैं। आप जाहिर है कि देखिए एक जमाने में अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के मुखालफत करते थे, आज उसकी तायद कर रहे हैं आप। तो देखिए ये जो आपका बदलता हुआ रवैया है इसके बारे में आप भी कुछ फरमाएंगे या मतलब सिर्फ दूसरों पर ही तनकीद करेंगे शुएब नहीं, मैं साहब? हाँ तो अच्छा किया, लेकिन बात मुकम्मल हो जाएगी। तारिक साहब आपने अच्छी बात कही है। देखिए ऐसा है कि अगर कोई खराब कर रहा है तो यानी कि मैं उसको उसकी अच्छाइयाँ छोड़ दूं, ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब, इमाम ईदगाह शहर के काजी, अब मैं फख्र से कह रहा हूँ कि उन्होंने हमेशा इत्तेहाद की बात करी और गंगा जमनी तहजीब को लेके चले वो। तो मैं मंजर आम पे बात कहता हूँ कि मौलाना खालिद रशीद साहब जैसा अगर हमारे वहाँ आलिम दो चार और हो जाएं तो आप देखिए ब्रजेश पाठक जी जैसे आज तारीफ करते हैं आके कि मौलाना साहब की मुख्यमंत्री जी ने तारीफ करी। तो ऐसा नहीं, अगर कोई हमारा देखिए कमी सब में है, हमारी 5 उंगली सब में कमी है, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं दूंगा। किसी की अच्छाई देखिए बुराई का जो मैयार है, पैमाना है शुएब साहब, वो यही है कि वजीर आला तारीफ कर दें। बिलाशुबा नहीं हम नहीं खुद नहीं एहतराम नहीं, करते देखिए हैं तारीफ वाली खालिद बात नहीं, रशीद तारीफ साहब वाली का, बात नहीं। देखिए और देखिए तारिक साहब वो मुकम्मल, काबिल तारिक भाई कदर मुकम्मल कर शख्सियत लूं, हैं बिलाशुबा, तारिक साहब हमारे मुकम्मल समाज कर के ले बड़े लिए जब जिम्मेदार बात छेड़ दी। शख्सियात में उनका शुमार किया जाता है। लेकिन देखिए मैं ये कह रहा हूँ जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और यहाँ पर खालिद रशीद साहब का जिक्र ही नहीं है क्योंकि खालिद रशीद साहब को तो आप क्यों बीच में ला रहे हैं। मैंने ये कहा कि जो भी तंजीमें काम कर रही हैं, ख्वा वो उनका ताल्लुक किसी भी आलिम से हो, किसी भी हमारे दानिश्वर से हो या किसी मखसूस जमात से हो, खैर ये आपका अपना इजहार है। मैं जी साबरी साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए शुएब साहब ने जाहिर है कि गुफ्तगू का रुख बदलने की कोशिश की, और शुएब साहब ने जाहिर है गुज़िश्ता अपने मुबाहिसे में अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के बारे में भी जिक्र किया था। आप क्या सोचते हैं इन तमाम तंजीमों के बारे में? और जाहिर है कि उस तंजीम से तो जाहिर है उनका जिलानी साहब का भी बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है, बड़े अहम उसके उसमें औकाफ आते हैं, और अभी भी बड़े जिम्मेदार शख्सियत, बड़े मतलब जो हर तरह से मकबूल और मारूफ हैं और समाजी खिदमतगार हैं, जनाब बिलाल नूरानी साहब, उनके वो जाहिर है उसको देख रहे हैं। तो आप लोगों का अपना नजरिया क्या है इस हवाले से साबरी साहब? बहुत शुक्रिया तारिक भाई कि आपने इस बहस में शामिल किया। देखिए एक कहावत है हमारे देश में कि मोहब्बत और नफरत ये दो नजरिए हैं। अगर हमें किसी से मोहब्बत है, आपसे मोहब्बत है, तो आप सड़क पर कोई भी छेड़खानी कर दीजिए किसी लड़की से तो मुझे रासलीला दिखेगी। और अगर नफरत है तो आप अकेले में बैठकर कुरान भी पढ़ लेंगे तो उसमें मुझे मक्कारी दिखेगी। कड़वा सच ये है। तो अभी जैसा हमारे पैनलिस्ट एक फरमा रहे थे और उन्होंने मुद्दे को मोड़ने की कोशिश भी की और बहुत तारीफ भी कर दी है, जबकि उनके बारे में शायद ये कि लोग नमाज तो भले पीछे पढ़ लेते हो लेकिन आम आदमी उनसे नहीं खुश नहीं देखिए, है। हमारा इसलिए हमारा मकसद कतई ये नहीं है देखिए कि तारिक किसी को साहब ये खुद शख्सियत की मोड़ रहे हैं, तरफ इस मौजू मैं को ले खुद जाना। मोड़ रहा हूँ, मैंने और एक सुनिए, बात बखसूस कही लेकिन उलमाए कराम, साबरी चाहे वो साहब, सुन्नी वो जमात खुद से हो, बात को मोड़ अहले रहे हैं, मैं नहीं तशरीह मोड़ रहा हजरात हूँ। हो, मैंने दूसरे एक किसी बात भी कही मतलब तो से उन्होंने हो। बात मोड़ दी, ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरी बात लेकिन ये है तारिक भाई, कि सब तारिक हमारे लिए साहब, काबिल एहतराम है। बस हाँ, ये है कि अरे मैं आप खुद पूछना मोड़ रहे हैं चाहता दूसरी हूँ साबरी बात साहब। ये है, आप एक कोशिश आलिम ये बताइए है। तारिक साहब, मैं बात काट के एक बात कहूंगा तारिक साहब, माफी चाहूंगा, बस इसके बाद दोबारा नहीं बोलूंगा। आप मौलाना खालिद साहब में देखिए, जब वैक्सीन लगवाने के लिए लोग परेशान थे, नहीं लग डर रहे थे एक समुदाय, तो मौलाना खालिद फरंगी महली एक वाहिद थे पूरे हिंदुस्तान में जो उन्होंने इस्लामिक सेंटर दिया। उस वक्त वैक्सीन की इंजेक्शन लगे जब लोग घबरा रहे थे लगवाने के लिए। तो किसी की आप अच्छाई मंदराम पे लाइए, बात ये शोएब अल्लाह साहब का अल्लाह के लंबी ना रसूल कह रहे करिए, हैं। बहुत दूर तक जाएगी, फिर ज्यादा नहीं लंबी ना देखिए करिए, मसला ज्यादा क्या है तारीफें कि ना मैं आप करिए। बात भेजने का नाम, हमारा मैंने विषय बात मुकम्मल कर हमारा दी। विषय नहीं है। सुन लीजिए, हमारा हाँ जी विषय हाँ, खालिद रशीद नहीं है, खालिद शुएब रशीद साहब नहीं है। बात जी यही है कि ये जो हमारा जी विषय जी खालिद रशीद है ही नहीं। विषय हाँ यहाँ पर बिल्कुल है अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन। हम बात जी, करना चाहते हैं अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन पे। मैं देखिए आप भी रुख इस मोड़ रहे थे, तरीके मैंने की बता दी। तमाम शहर में संस्थाएं, देखिए आपको है मोहब्बत खालिद रशीद साहब से तो आप उनकी बात आपसे करेंगे। भी है, आपको आज मुझे आपसे आज मोहब्बत है, मुझे अंजुमन आपसे इस्लाहुल मोहब्बत है, मुस्लिमीन से मोहब्बत मुझे है, आप हिंदुस्तान उसकी से बात मोहब्बत करेंगे। है। ना मुझे नहीं नहीं, किसी मुझे से मोहब्बत हिंदुस्तान है से, ना मुझे नफरत है। सुन लीजिए, मुझे मैं आपसे बिल्कुल मोहब्बत है, मुझे सड़क हिंदुस्तान आदमी हूँ, से मैं अपनी मोहब्बत है, बात तारिक करना साहब से जानता मोहब्बत है, हूँ। ऐसा नहीं है।
नहीं हम चलिए, नहीं, हम किसी से दावा मोहब्बत से नफरत का नहीं कर रहे हैं। मुझे नफरत भी किसी से नहीं है, मुझे मोहब्बत भी किसी से नहीं है। आप अच्छाई बड़ी तलाशिए, साफ सी लोग बात अपनी है। अच्छाई सवाल ये है कि तलाशिए, ये नहीं ये अच्छाई तो नहीं, तलाशिए। एक सवाल करना चाहता हूँ साबिर साहब मैं। हम कंजूसी मैं ना आपसे एक अच्छाई सवाल करने करने आया हूँ। में करते हैं ना बुराई करने में करते हैं। हम बरतते नहीं चलिए है ठीक है। कंजूसी। मैं बात ये हो रही है पूछना अंजुमन चाहता हूँ इस्लाहुल साबिर मुस्लिमीन की, साहब, सुन लीजिए। आप जर्नलिस्ट हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि ये जो सियासी और सामाजिक तंजीमें हैं, चाहे वो छोटे पैमाने पर काम कर रही हो या बड़े पैमाने पर, उनका कहना यह है कि मौजूदा अहद में, मौजूदा इख्तिदार में उनके लिए इतनी दुश्वारियां हो गई हैं कि वो समाजी खिदमत के काम भी अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। साबिर साहब, आप इस मंजरनामे की वजाहत एज ए जर्नलिस्ट कैसे करना चाहते हैं? बहुत ठीक बात कही आपने। उनकी अपनी दर्द भी है जो उन्होंने बयान किया है कि वो नहीं कर पा रहे, सामाजिक खिदमत अंजाम नहीं दे। देखिए, सामाजिक खिदमत का तो मामला ये है, तारी भाई जेब में कुछ ना हो तब भी सामाजिक खिदमत को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पैसा, बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं। लेकिन जहां तक सामाजिक संस्थाओं का मामला ये है कि सामाजिक संस्थाएं सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगी हुई है कौम के नाम पर। कड़वा सच देखिए ये है। जहां तक अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन का मामला है, तो इससे पहले भी एक परिवार सिर्फ नाक की तरह बैठा हुआ था उसके ऊपर, और उसके तमाम सबूत भ्रष्टाचार के मेरे पास मौजूद हैं। ऐसा कि नहीं है कि नहीं है। और आज भी जो लोग बैठे हैं उसमें एक आध लोगों को अगर छोड़ दीजिए तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत अच्छे लोग उसमें अभी काबिज हुए हैं। जैसे आपने एक नाम दिया बिलाल नूरानी साहब का, चलिए मान लीजिए बिलाल नूरानी साहब हैं, एक आध लोग और अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पूरी कैबिनेट बहुत अच्छी है, आज भी नहीं है। और मैंने कुछ आरटीआई भी डाली है, कुछ कागज निकलवा रहे हैं, भी मुझे आज आने दीजिए, उसके बाद मैं इसके ऊपर खुल के बोलूंगा। मैं अभी बहुत ज्यादा खुल के इस पर बोलना इसलिए नहीं चाहता हूँ कि पुरानी जो लोग काबिज से नाक की तरह बैठे थे, जोंक की तरह चुपके थे, वो अभी हटाए गए हैं। उन लोगों ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर रखी थी, तमाम तमाम चीजें बेच दी, तमाम चीजें जो मतलब कहना चाहिए कौड़ियों में वो ठेके दे देते थे, लाखों रुपए की चीज है सैकड़ों में दे देते थे। वो सारी चीजें मुझे जानकारी में है, लेकिन मैं खुल करके अभी बोलने इसलिए मूड में नहीं हूँ कि अभी हमने कुछ कागज निकलवाए हैं, कुछ आरटीआई भी डाल रहे हैं, कुछ एक आध हमने कागज कोशिश करी है कि निकल आए, तो कुछ कागज मेरे देखिए, पास नहीं, इकट्ठा बहुत भी हो अच्छी गए बात हैं। है साबरी साहब। देखिए, हम ना तो किसी पार्टिकुलर तंजीम के, किसी संस्था के खिलाफ हैं और न किसी शख्स की मुखालफत में हम यहाँ पर नहीं नहीं, मौजूद हैं। बिल्कुल हमारा होना भी तो नहीं मानना चाहिए। यही आप है जर्नलिस्ट हैं कि जैसे और बहुत सीनियर जैसे जर्नलिस्ट है जैसे भाई आप। देखिए, त्रिवेदी जी ने जैसे फरमाया था कि जो संस्थाएं हैं ये इनके जाहिर है कि काम करने का तरीकाकार बदले जा रहे हैं, और खास तौर से वो संस्थाएं जो कहीं ना कहीं हुकूमत के लिए चैलेंज साबित हो रही थी, या कहीं ना कहीं हुकूमत की सताइश के साथ साथ उनकी नाकामियों को भी वाजे करने का हौसला रखती थी, उनके लिए बिल्कुल ही अब जो जमीनें हैं वो तंग हो चुकी हैं, जहनीतें पहले ही तंग हो चुकी थी। त्रिवेदी जी, कैसे ये हालात बेहतर होंगे, और जाहिर है कैसे वो लोग सामने आकर काम कर सकेंगे जो समाजी बहबूद के जज्बे रखते हैं, जो मिल्लत के लिए काम करना चाहते हैं, कौम के लिए, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए, तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, कैसे उनके लिए रास्ते हमवार होंगे, और उसमें आप जैसे सियासतदान क्या रोल अदा करेंगे? देखिए, सबसे पहली ज़रूरत तो इस बात की है कि हमको भी, जैसा अभी साबरी साहब ने कहा, दो हिस्से तय तय करने पड़ेंगे। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके भी दो पार्ट बनाने पड़ेंगे। एक वो जो तन मन धन तीनों से सामाजिक सेवा करना चाहते हैं, और एक वो जो सिर्फ तन से करना चाहते हैं, मन से करना चाहते हैं, लेकिन धन सरकार का लगाना चाहते हैं। ये दोनों तरह के लोग हमारे समाज में पाए जाते हैं। देखिए, कायदा ये है कि किसी भी सामाजिक संगठन को या किसी भी एनजीओ को 10% उनका जो पूरा प्रोजेक्ट उनका होगा उसका 10% अपने मेंबर्स को लगाना है, और 90% गवर्नमेंट का होना है। बहुत सी संस्थाएं, जैसा अभी साबरी साहब ने कहा, है इस तरह की कि 90% सरकार का पैसा जेब में रख लो और उसका 10% खर्च कर दो। ये ऐसे भी लोग हैं। तो हमें इसको भी दो पार्ट में रखना पड़ेगा, लेकिन लड़ाई सरकार से वही ले सकेगा जो तन मन धन तीनों से समाज सेवा करने के लिए निकला है, और जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से जो सेवा करने के लिए निकलेगा वो सरकार से लड़ेगा भी, जनता उसके साथ होगी। सरकार अगर उसको दबाव में भी लेना चाहेगी तो वो नहीं आएगा। मैं ये अच्छी तरह से समझ चुका हूं कि सरकार से उन्हीं लोगों को दबना पड़ता है जो सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं और लगातार करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात कही आपने त्रिवेदी। शुएब साहब, देखिए, आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं, आपने भी बताया हमको,
और आपने इस बात का इजहार पहले भी किया था, साबरी साहब भी इस पर चर्चा करते रहे हैं, और 2-3 डिबेट्स पहले मुझे याद है कि त्रिवेदी जी ने भी इस तरफ इशारा किया था कि जो आवाजें उठ रही हैं कि साहब ये जो अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन है या इस अंदाज की 2-3 संस्थाएं और हैं कि साहब ये इसका निजाम जो है वो खालिद रशीद साहब को दे दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं साहब उनको कारी यूसुफ साहब को दिया जाए, कुछ लोग और नाम भी पेश करते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जब देखिए एक जिम्मेदार शख्स के, बिलाल नूरानी जैसे शख्स के हाथों में है, तो आखिर इस अंदाज की आवाजों की जरूरत क्या है, और उनको वक्त देना चाहिए, और उनको इतना वक्त देना चाहिए कि कम से कम हालात साजगार हों, वो कुछ कर पाए, अपने आप को साबित कर पाए। उसके बाद अगर न कर पाए तो ये तमाम आवाजें उठनी चाहिए, और जब जिम्मेदार हाथों में कोई चीज आ गई है तो कम से कम मौका तो मिलना चाहिए। आपकी अपनी जाती राय क्या है ईश्वर साहब इसमें? देखिए तारिक साहब, बिल्कुल सही बात आपने की, आपने सवाल भी खुद किया और जवाब भी दिया, बहुत अच्छी बात है। ये हकीकत है, जब किसी को आप कुछ दें जिम्मेदारी, तो कुछ वक्त देना बहुत जरूरी होता है। और जिनको भी वक्त दें, देखिए उसमें सबसे अहम बात है, जैसे अभी त्रिवेदी जी ने कहा, इसमें देखिए नियत साफ होनी चाहिए। अगर मुझे कोई काम सौंपा जा रहा है, खास करके खिदमत खल्क इसको समझिए आप, लेकिन करते क्या है लोग कि आगे पहुंच के वो अपनी रोटियां सेकने लगते हैं कि मेरा मामला कैसे होगा। इसमें सबसे पहली बात, तन मन धन छोड़ दिए, अगर आपने नियत सही कर ली है तो वहीं से सवाब शुरू हो जाएगा, इंशाल्लाह रास्ते अल्लाह ताला हमवार कर देगा। लेकिन आदमी बढ़ने से पहले अपने मफाद सोचने लगता है कि इसमें मेरा फायदा क्या है। तो जब तक आपकी नियत साफ हो, आप ना को साफ रखें कि मेरी नियत अच्छी, कि मुझे खिदमत खल करना है। और ये हकीकत है कि इस दौर में जो सरकार चल रही, इसमें लोग तंजीमें बहुत परेशान हैं, चाहे वो किसी से मुद्दा के हो। तो उस पर मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का इसमें कोई ऐसा रोल नहीं होगा। उन्होंने बड़े बड़े ऑर्डर कर रखे हैं, जो नीचे अधिकारी होते हैं वो उसको दबाए रहते हैं। जैसे आप रोडें देख लें, रोड के ऊपर बनने के ऑर्डर हो चुके हैं, लेकिन नीचे अधिकारी नहीं करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने वहां पर एक दरखास्त पड़ती है, आप जाके डायरेक्ट बात करिए। लेकिन यहाँ तंजीमें जिस तरह काम कर रही है, मैं चाहता हूँ जिनको मौका तारिक भाई दिया गया है उनको कुछ वक्त दिया जाए। और ये हकीकत है कि वक्त सागदार होना चाहिए, देखते हुए जब वो कोई कहा जाए क्योंकि वक्त दिया, उसमें जल्दबाजी बिल्कुल न करिए। और इत्तिहाद बहुत जरूरी है, अगर इत्तिहाद आप नहीं रखेंगे तो किसी प्लेटफॉर्म पे आप कामयाब नहीं हो पानी के जौहर दिखाकर कोई दुनिया में पनती नहीं है। क्या कहेंगे जी साबरी साहब? देखिए तारिक साहब, बिल्कुल सही बात यह है, और कड़वा सच ये है कि जितनी भी संस्थाएं हैं, त्रिवेदी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही दी है कि जो दुरुपयोग सरकार के पैसे करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार में डूबे हैं, वो पैर के नाखूनों लगे सर के बाल तक वही डरते हैं, और वही ना सरकार के खिलाफ बोल पाते हैं ना खुलकर के काम कर पाते हैं। ईमानदारी बात ये है। भाई आप एक बात बहुत स्पष्ट और सुन लीजिए तारिक साहब, ईदगाह है, ईदगाह कमाने खाने के लिए नहीं होती है, लेकिन बावजूद इसके खालिद रशीद साहब ने वहां पर एक मैरिज हॉल बनवा रखा है, और उस मैरिज हॉल बना तो उसका मंशा मकसद तो ये बताया गया था कि ये गरीबों के लिए बना है। और आज हालात ये है कि वहाँ गरीब आदमी घुस नहीं सकता है, गरीब छोड़ दिए, सामान्य वर्ग का आदमी नहीं घुस सकता है, वहाँ लाखों रुपए उसके लिए आते हैं। तो अब आप ये बताइए देखिए कैसे काम नहीं नहीं, चलेगा? देखिए साबरी साहब, और मैंने आपसे पहले भी, साबरी साहब एक मिनट, नहीं देखिए नहीं नहीं, पहले ठीक भी बात मैंने नहीं, आपसे अर्ज देखिए किया। आप देखिए विषय देखिए तो उठ चुका मैं है, ना, लेकिन बात जब निकली है तो हमने कहा था बहुत दूर तक जाएगी, तो नहीं बात नहीं, तो अब होनी बात को चाहिए। देखिए, देखिए मौजू भी बदल जाएगा, और फिर किया है ना, देखिए किसी की भी शख्सियत को मजरू करना हम मुनासिब भी नहीं समझते, और आपके लिए भी ये मुनासिब नहीं है। जब कभी कोई बात खालिद रशीद साहब की जानिब से, उनकी अपनी जबान से कुछ ऐसा बयान आए, उनके अपने कुछ ऐसा अप्रोच सामने आए जिसका जवाब देना आपके हमारे लिए लाजमी हो, या खालिद रशीद साहब के दूसरे हमारे उलमाए कराम है, कलबजवाज साहब के औकाफ के ताल्लुक से कोई ऐसा बयान आए जिसका जवाब देने के लिए वो मजबूर हो, तो हम उनको शख्सियात को सामने लाएं। तो देखिए, चाहे वो हमारे सुन्नी उलमाए कराम हो, अहले तशय्युह हजरात के हों, हमारे विश्व हिंदू परिषद के तमाम जिम्मेदार दार्शनिक हों, साधु संत हों, या दूसरे तमाम मजाहिब के लोग हों, जिम्मेदार लोग, मजहबी नुमाइंदगी करने वाले, तो गैर जरूरी तौर पर किसी भी मुबाहिसे में उनको शामिल करना किसी तौर मुनासिब नहीं है। फिलवक्त जो मसला है वो यही है कि कुछ शिकायतें ऐसी आ रही हैं कि आप समाजी तंजीमों से जो जुड़े हुए कारकुन हैं, सियासी तंजीमों से जो जुड़े हुए कारकुन हैं, उनको अपना मतलब उनके अपने मसले यह है कि साहब हम ना काम कर पा रहे हैं, कोई बोलता है तो मतलब उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर कोई बोलने की जरूरत करता है तो उसके ऊपर इस अंदाज से कार्रवाई की जाती है कि एक तरह से उसकी जबान बंद कर दी जाती है। लोगों में खौफ है, हिरास है, डरे हुए हैं। तो ये जो पूरा एक सिनारियो, इसके ताल्लुक से एक सहाफी क्या सोचता है साबिर साहब? देखिए एक बात आपने कही, डरे हुए और खौफ हिरास में, देखिए वही लोग होंगे जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में मुलव्विस होंगे, बदनवानी में मुलव्विस होंगे। देखिए तारिक साहब, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें कोई रोक नहीं रहा है, वो काम कर रहे हैं, और सरकार से वही डरेगा और वही डरता है जो कहीं ना कहीं बदनवानी में मुलव्विस होता है, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होता है। बड़ी सीधी सीधी बात यह है कि हमने एक संस्था बना ली है, जब सरकार से हम पैसा लेंगे तो सरकार के खिलाफ फिर हम बोल नहीं पाएंगे।
और काम वही करेंगे जो सरकार की मंशा होगी, जो सरकार का मकसद होगा। हम अपने हिसाब से उसमें काम भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहां तक काम जमीनी सतह पे काम करने का मसला है, तारिक साहब, कोई किसी को रोक नहीं रहा है। आप पैसे से भी काम कर सकते, पैसा बहुत जरूरी है, इसमें कोई दुराई नहीं। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे अभी त्रिवेदी जी क्या फरमा रहे थे कि तन मन से भी काम कर रहे हैं। धन की तो आवश्यकता होती है, लेकिन तन मन से भी लोग काम करते हैं। और जहां तन मन धन लग जाए तो फिर क्या कहने, तो क्या कहते हैं कि सोने पे सुहागा। तो मसला ये है तारिक साहब कि आप काम अगर करना चाहेंगे तो बिल्कुल करेंगे। और सरकार वकार की खौफ इलाज की बात तो वही है कि हमने सरकार से अता पैसा ले रखा है, तो हम काम सरकार की मंशा के बगैर नहीं कर सकते हैं। और जहां हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे या कुछ अपने काम करना चाहेंगे तो सरकार जाहिर सी बात है कि उसको रोकेगी और डराएगी। तो ये डर और भय जो है वो तभी आएगा कि जब कहीं ना कहीं हम भ्रष्टाचार में मुलव्विस होंगे, बदनवानी में मुलव्विस होंगे। वरना डर वर की कोई बात नहीं है तारिक साहब। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। एक अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन की बात नहीं कर रहे हैं, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन की बात कही तो उनकी जिस जो लोग, मैं फिर दोहरा दूं, जो लोग जुड़े हुए थे वो एक नाक की तरह बैठे थे और एक पार्टी से उनका ताल्लुक था। तमाम कब्रिस्तानों पर उनके कब्जे, तमाम कब्रिस्तानों पर उन्होंने क्या नाम मार्केटें बना रखी हैं, उसका अथा पैसा किए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है वो डरेंगे ही, वो खौफ खाएंगे ही। लेकिन अभी जो लेटेस्ट मामला ये है कि अभी नया मामला बिलाल नूरानी साहब के हाथ में आया है। बिलाल नूरानी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं आपकी बात की तारीफ करता हूँ। लेकिन उनके साथ भी जो टीम लगी हुई है, एक आध लोगों को फिर मैं कह दूं, मैं नाम लेना चाहता किसी का, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो भाई समझ से मेरे परे हैं। अब कुछ दिनों बाद ये भी खुल जाएगा। बाकी तो कागजी तौर पर कुछ कार्रवाई कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं, मेरे पास कुछ कागज आ भी चुके हैं। अभी देखिए मैं क्या उसके ऊपर फिर बात करूंगा आपसे। बहुत लंबी त्रिवेदी जी, गुफ्तगू ये जो करूंगा मसाइल इंशाल्लाह हैं लगने के। त्रिवेदी जी, जाहिर है कि ये किसी पार्टिकुलर संस्था का मामला नहीं है। क्या ये मुस्लिम तंजीमों के साथ ही ऐसे मसाइल सामने आ रहे हैं, या समाज के जो दूसरे हमारे बिरादरान वतन हैं, हिंदू भाई हैं या दूसरे और मजहब के लोग हैं, उनके साथ भी कुछ दुश्वारियां हैं? त्रिवेदी जी, आप एक सीनियर लीडर क्या सोचते हैं? देखिए, मौजूदा सरकार मैं समझता हूँ कि जैसा इससे पहले की डिबेट में भी मैंने कहा है कि मुसलमानों को तो दोयम दर्जे का नागरिक समझ के व्यवहार कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अन्य संस्थाएं भी जो हैं उनके साथ वो काम को हो रहा है कि जो सरकार की मर्जी के हिसाब से काम करते हैं उनको तो सरकार मदद भी कर रही है, मंत्री लोग भी मदद कर रहे हैं। और जो संस्थाएं ऐसी हैं जो अपने बायलाज के हिसाब से चलना चाहती हैं, सरकार उसमें अड़ंगेबाजी कर रही है। अधिकारियों के माध्यम से उनकी फाइनेंशियल एड रोकी जा रही है। और साथ साथ में सबसे बड़ी बात तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि चाहे कोई संस्था का संचालक हो, जिसके अंदर ईमानदारी है, जो अपने ईमान को अपने साथ समझ करके काम करता है, उसे ना सरकार का डर होगा और न समाज का डर होगा, उसे अपने ईमान और ऊपर वाले का डर होगा। इसी के तहत वो काम करता रहेगा, हमेशा काम करेगा। उसे कोई रोकने वाला इस धरती पे पैदा नहीं हुआ है। अगर किसी स्वार्थ के बस काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसे झुकना पड़ेगा, अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, और रास्ता बदल करके ही वो मैदान में आएगा, तभी काम चलेगा। अगर आप यहाँ पर, ये जरूरी नहीं है कि मैं सरकार की आलोचना करूं या समाज की आलोचना करूं, लेकिन सरकार में भी आप बैठे मंत्रियों को देख लीजिए जो कल तक भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, आज उन्हीं के गोद में बैठ करके और चुनाव जीत के आए हैं और मंत्री बने हैं। आज उनका भजन गा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का। तो जब आदमी स्वार्थ में डूबा होता है तो उसके रास्ते भी बदल जाते हैं, उसका चाल चलन भी बदल जाता है, और उसकी जबान तो क्या कहने, जबान कितना बदलती है, सुबह कुछ है, दोपहर कुछ है, शाम कुछ हो जाती है। साबरी साहब, मसला तो वही रह जाता है। देखिए, हम जाहिर है कि बात करते हैं, मसाइल का जिक्र भी लाते हैं, और जाहिर है समाज के अच्छे लोगों की तारीफ भी करते हैं, बुरे लोगों पर कहीं ना कहीं तनकीद भी होती है, लेकिन मसले हल होते नजर नहीं आते। आप जिम्मेदार सहाफ़ी की हैसियत से क्या तब्दीलियां चाहते हैं कि ये निज़ाम कुछ बेहतर हो? किस सतह पर तब्दीली की जाए? अवामी बेदारी तो हो नहीं पा रही है। कुछ लोगों में देखिए, बाकायदा तौर पर बार बार कहने के बावजूद भी लोग घरों से बाहर अब नहीं निकलते हैं एहतजाज के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो था वो जाहिर है अब नहीं नजर आता है। एहतजाज नहीं हो पा रहे हैं, मुजाहिरे नहीं हो पा रहे हैं, और जाहिर है कि अपनी बात कहने का हक जो है वो लोगों के पास अब शायद नहीं बचा है। तो ऐसे माहौल में आप जैसे सहाफ़ियों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। ये आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूँ, साबरी साहब क्या कहना चाहते हैं? इसी सवाल पर गुफ्तगू को हम खत्म करेंगे।
देखिए तारिक साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही, अवाम मुजाहरे क्यों करें। सवाल बड़ा ये है, क्योंकि वो अवाम बहुत अच्छी तरह अपने लीडरों को एक शेर बहुत पुराना के लुटना कबूल कर लिया राजन के हाथ से, कमजोर रहबरों पे भरोसा नहीं किया और बर्बाद मुझको कर दिया तेरे फरेब ने, लेकिन तेरे फरेब का चर्चा नहीं किया। बात ईमानदारी की है कि अवाम आज भी ईमानदार है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुतासिर हो जाती है इस बात को लेकर के कि हमारे लीडर या हमारे रहबर किधर किस सिमत जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जब वो उन पर तनकीद करती है तो उनको कहीं ना कहीं डराने की, धमकाने की और दबाने की कोशिश की जाती है, और ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी है। वो उनको उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। लेकिन जहां तक त्रिवेदी जी ने एक बात फिर बहुत अच्छी कही, मैं इनकी बात तारीफ कर दूं इस बात के लिए कि उन्होंने कहा कि जहां ईमानदारी होगी वहां डर नहीं होगा, और जहां ईमानदारी नहीं होगी वहां डर जरूर होगा। तो जितनी भी सामाजिक संस्थाएं जो है जो काम कर रही हैं, यकीनन जो काम कर रही हैं वो आज भी काम कर रही हैं, और जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग करती है तारिक साहब, देखिए वो काम नहीं कर सकती, वो सिर्फ उनके अंदर खौफ रहेगा, और खौफ है। हम फिर किसी का नाम नहीं लेंगे जैसे भी आपने कहा, लेकिन तमाम जो चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे मौलवी हो, जो संस्थाएं बनाए हुए हैं, वो काम सिर्फ सरकार की मंशा के ही ऊपर कर सकते हैं, चाहे सरकार किसी को, आज भारतीय जनता पार्टी के, इससे पहले सपा की थी। तो कुल मिलाकर के जो लोग जुड़े रहते हैं राजनीतिक पार्टियों से, सत्ता से, वही लोग काम कर पा रहे हैं। इसके अलावा कोई काम अगर विपरीत दिशा में करेगा, मुखालिफ चलिए, सिम बहुत करेगा, बहुत तो वो शुक्रिया काम नहीं आपका कर सामने पाएगा। साहब, बड़े बहुत तफसील से वजाहत फरमाई आपने। त्रिवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर किसी मौजू मुनासिब वक्त पर आप लोगों को जहमत दी जाएगी। शुएब साहब का नेटवर्क आज साथ नहीं दे रहा था, तो शुएब साहब बीच बीच में गायब भी हो रहे थे। तो बहर कैफ फिल वक्त तो अब रुख्सत चाहते हैं, और आइंदा किसी और मौके पर इस मौजू पर रोशनी डाली जाएगी, और हमें उम्मीद है कि हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे आप तमाम लोगों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का इस खुसूसी मुबाहिसे में शरीक होने के लिए। आदाब।